आ रही है। 2 चचेरी बहन की लाश की बरामदगी की गई है। 12 और 7 साल की मृतकों की उम्र बताई जा रही है। इस वक्त पूजा देखने के लिए घर से ये दोनों बहनें निकली थी। गायब होने के 48 घंटे के बाद शव की बरामदगी हुई है। घर से 500 मीटर की दूरी पर लाश बरामद हुई। ईंट भट्टा के पास शव की ये बरामदगी, जिसके बाद गांव के लोगों का जुटान आपको नजर आ रहा होगा। रामपुर हरी थाना क्षेत्र का ये मामला। लाश मिलने से इलाके में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों ने घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर। 2 चचेरी बहनों के शव मिलने के बाद से इलाके में लोगों के बीच नाराजगी और आक्रोश साफ तौर पर नजर आता हुआ। ग्रामीणों ने इसे लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया। पुलिस की सुरक्षा पर, चौकसी पर सवाल खड़े किए गए। 2 चचेरी बहनें, बताया जा रहा है कि पूजा देखने के लिए घर से निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। और देखिए, ईंट भट्टे के पास से इनके शव की बरामदगी की गई है। बड़ी तादाद में ग्रामीणों का जुटान इस ईंट भट्टे के पास, और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई और फिलहाल लोगों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हत्या के पीछे वजह क्या, ये अभी तक साफ नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त आरा से आ रही है, जहां पर शादी समारोह अखाड़े का केंद्र जैसे बन गया। शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई है और इसी मारपीट के बाद भगदड़ की स्थिति शादी समारोह में हो गई। भगदड़ में कई लोग इस दौरान घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट के बाद समारोह में भगदड़ देखने को मिली, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। थाना परिसर के शिव मंदिर में दूल्हा दुल्हन की शादी करवाई गई और शाहपुर के शोभी टोला गांव की यह घटना। और देखिए, हंगामे की वजह से शादी समारोह में जहां आयोजन शादी का किया गया था, वहां यह शादी नहीं हुई और मंदिर में ले जाकर तब जाकर यह शादी होती है। तो शिव मंदिर की यह तस्वीर, जहां पर दूल्हा दुल्हन को ले जाया गया और शादी को संपन्न कराया गया। लेकिन जहां शादी समारोह का आयोजन था, वहां पर जमकर मारपीट और रणक्षेत्र जैसी स्थिति बन गई। बड़ी खबर सासाराम से, जहां नगर थाना क्षेत्र के तकिया में तिलेश्वर महादेव शिव मंदिर में हो रहे विवाह के बीच वर और वधू पक्ष के बीच हंसी मजाक को लेकर मारपीट हो जाती है और इसी मारपीट में दूल्हा सहित 10 लोग घायल हो गए। 8 महिलाएं इनमें शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इनको छुट्टी दे दी गई है। ज्यादातर लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि विवाह के दौरान, वरमाला के दौरान लड़का पक्ष की तरफ से स्नो स्प्रे और चमकीला बुरादा उड़ाया जा रहा था और इसी को लेकर वर पक्ष के कुछ लड़के वधू पक्ष की लड़कियों को हाथों से ये चमकीला बुरादा जो है वो लगाने लगते हैं, जिसके बाद मारपीट की नौबत आ गई और देखते ही देखते विवाह का माहौल मारपीट में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाया गया। लड़का लड़की क्यों नहीं, लड़की है पिछाड़ दिखते है, यही लोग मार दिया स्प्राइट अच्छी वाला। हाँ, मार दिया, उसी समझिए कि झगड़ा हो गया। उधर के लड़का लड़की धर के बाज गया, लड़का जहर से यानी कि लड़को जहर बाज गया। दोनों में अपने में झड़प हो गया था। दोनों को समझा बुझा के मामला को सॉल्व कराया और दोनों को विदाई करा दिए हैं। सर काहे लिए बताइए? वो आपस में दूसरा आदमी, बाहर का आदमी कोई आके झड़प करवा दिया था आपस में। किस चीज़ को लेकर सर कुछ बताया लोग? मतलब वही क्या कहते हैं, आपस में जो है ना वो कुछ सामान लेके। और सीतामढ़ी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया। 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क पर आगजनी की गई और एक युवक ने 10 साल के मासूम को चॉकलेट का झांसा दिया और अपनी हवस का शिकार बनाया। इस जघन्य वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों का गुस्सा इसे लेकर 7वें आसमान पर। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, आक्रोशित लोगों ने पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया और जमकर आगजनी कर प्रदर्शन किया जाता है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आक्रोशित लोगों को समझाने के प्रयास में जुटे।
कि एक 11-12 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ उसके पड़ोसी के द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किया गया। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती है और बच्चे को इलाज कराती है। FSL टीम के द्वारा भी विजिट किया गया है। अभी बच्ची ठीक है और हम लोग अभी की गिरफ्तारी की लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उनके परिजनों को लाया गया है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि वो तब से फरार है और इवन अपना सिम भी मोबाइल का फेंक के खाली मोबाइल लेके निकला है। हम लोग अगले 2-4-6 घंटे के अंदर प्रयासरत हैं कुछ गिरफ्तारी करने के। और पटना सिटी से बड़ी खबर, जहां सरकारी शिक्षक को गोली मारी गई है और गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में फिलहाल घायल का इलाज जारी है। लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक को गोली मारी गई। अगमकुआं के भगवत नगर इलाके की यह घटना। 2 मोबाइल और 5,000 रुपए कैश लूटकर अपराधी यहां से फरार बताए जाते हैं। हाँ, सर थे, शंभू सर थे, शंभू जी थे, हम थे साथे दोनों। उधर से दोनों आ रहे थे, बाइक वाला 2 आए उधर से, और उसके बाद वो आया थैला पकड़ा तो उसमें सर बोले खाली हे बोले, इतने बोले। उसके बाद अब गोली निकाल के सटा दिया। पीछे वाला बाइक वाला था वही निकाल के सटा दिया। उसके बाद सर गिर गए। उसके बाद मोबाइल निकाल लिया, हमारा बाइक भी ले लिया। कहाँ जा रहे थे? हम स्कूल जा रहे थे, दोनों स्कूल जा रहे थे। कौन स्कूल जा रहे थे? प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर चंडी नालंदा। सवेरे 4:30 बजे भागवत नगर चौक के पास शंभू कुमार करके सरकारी टीचर है और उनके साथ एक और टीचर थी वीना कुमारी। दोनों 0 माइल की ओर जा रहे थे पैदल ही। तो एक बाइक पे सवार अपराधकर्मी लोग मोबाइल छीनने के क्रम में कंधे पे गोली मार दी। क्या हालत उनका? फोर्ड हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चल रहा है। और दरभंगा से बड़ी खबर, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना हसन चौक स्थित दुर्गा मंदिर के पास की है, जहां चीन छिनतई का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। मृतक का नाम श्रवण कुमार है, जो विश्वविद्यालय परिसर में चाय नाश्ते की दुकान चला रहा था। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त वो अपने काम में व्यस्त था, तभी इलाके में बाहर से बाइक सवार अपराधी चेन छिनतई करने के लिए पहुंचते हैं। विरोध करने पर अपराधियों ने 3 राउंड इस दौरान फायरिंग की, जिसमें वो बाल बच गए। इसके बाद अपराधी आगे बढ़े और श्रवण कुमार को निशाना बनाते हुए सीने में गोली मार दी। घायल श्रवण को आनन फानन में इलाज के लिए DMCH ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पीछे से 2 आदमी आया, ऐसे हाथ दिया तो हम पलट के देखे कौन है, तब तक वो मेरा चैन खींच लिया। 2 पल्सर पे 2 आदमी, ब्लैक कलर का पल्सर था, नंबर नहीं था, 2 आदमी था। तब तक हम पलट के देखे कौन है, पलट के देखे तो लगा हमको चैन छीन है। उसका जांग पकड़ लिए जोर से, जांग जब पकड़े तो उधर से पिस्टल निकाला, बरामद चलाया। हमको गोली नहीं लगा। फिटर कैंप फिर इधर आए, फिर फिटर उसको दूसरा को पकड़ लिए। दूसरा आदमी जब पीछे एक आदमी मेरा था, उसको गोली चला दिया। दोनों गोली चलाया, फिर भाग के हम इधर आए, इधर गोली चलाया। वहाँ तक गए खेदार के, वहाँ तक गोली चलाया है। 3 गोली हम पे चलाए, 1 गोली उनको चलाया, 4 गोली चलाया। कौन घायल हुआ है? जो घायल हुआ ये पड़ोसी है, उनका नाम हम नहीं जानते हैं, और गोली हम पे भी चला। हम लोग अभी घर पर बैठ के चाय पी रहे थे, उतने देर में हल्ला हुआ। घर और दुकान बगल में ही। एकाएक चैन छीनते हुए वो भाग रहा था, तो जिनका चैन छीन रहा था वो पकड़ लिए। एक उधर से चाय दुकानदार यूनिवर्सिटी कैंपस से आ रहा था, जिसका नाम सरवन राम है, वो पकड़ लिया। हम जो ईटा उठा है तो सरवन राम को भी गोली मारा, हम पे भी गोली चलाया और सोनू पर भी गोली चलाया। सरवन राम का ऑन स्पॉट वहीं पर मृत्यु हुई। क्या घटना घटा? एक सरवन व्यक्ति है, बेचारा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, और वो अपना डेली कमाना खाना चाय का दुकान बेच रहा था। तो वहाँ पे कुछ गुंडा लोग किसी के चैन छीन रहा था ना, हाँ। चैन छीना, उसमें बचावने के लिए गया तो उनको गोली मार दिया गया। कितना गोली चला? लगता है 2-3 गोली, 4 गोली मारा गया। उसके सीना में 2 गोली मार दिया गया है। अब मुझे अभी तक प्रशासन उसके लिए एक्शन लीजिए, कि ऐसा हर व्यक्ति के साथ न हो। निर्दोष को लोग मार रहा है, इस ढंग से तो बात नहीं। प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए? अभी सुबह यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके से सूचना मिली कि कुछ अपराधियों द्वारा किसी का एक चैन छीनने की घटना करने की कोशिश की गई। इस बीच में जो है इसके घटना के स्थल के नज़दीक एक चाय की दुकान से कोई एक व्यक्ति है, उन व्यक्तियों ने उसको विरोध करने की कोशिश की, जिस पर उन लोगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद उस व्यक्ति को गोली लगी, तुरंत उसको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी जो अद्यतन सूचना मिल रही है कि गोली लगने के कारण उनकी जो है कि मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग तुरंत जो है कि अपराधियों के लिए CCTV आसपास के कैमरे में खंगाला जा रहा है। अभी प्राथमिक रूप से जो हम लोग के पास साक्ष्य मिल रहे हैं, उस आधार पर हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी अपराधियों को हम लोग लाइक कर सकें।
बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार असर दिखा रहा है। बेहटा में पुलिस और एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी विदेशी राय और पप्पू राय को मुठभेड़ में घायल कर दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा है। रूप से मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। अपराधियों पर अंकुश और समाज में भरोसा कायम करने के लिए सरकार कितनी सख्त है, आप इन दो बयानों से समझ सकते हैं। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए साफ कह दिया कि उन्होंने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। इसका असर दिख रहा है। रात का सन्नाटा, बिहटा का सुनसान इलाका और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। पटना में अपराधियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ऐसी कार्रवाई की जिसने अपराध जगत में हड़कंप मचा दिया। कुख्यात अपराधी अवधेश उर्फ विदेशिया समेत 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। पुलिस का दावा है कि हथियार बरामदगी के दौरान अपराधियों ने टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अब अपराधियों के लिए डर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। देर रात बेहटा थाना क्षेत्र के आनंदपुर बधार इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच उस वक्त मुठभेड़ शुरू हो गई जब एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करने पहुंची। रात करीब 2:30 बजे पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। जैसे ही अपराधियों को पुलिस की भनक लगी, गोलियां चलने लगी। अंधेरे और खेतों के बीच शुरू हुई इस फायरिंग ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और कुख्यात अपराधी अवधेश उर्फ विदेशिया समेत 2 बदमाशों के पैर में गोली मार दी। घायल अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर इलाज के लिए एम्स पटना भेज दिया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। बेहटा में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 अपराधियों को गोली लगी है और वो घायल होकर के इसी अस्पताल में एम्स में एडमिट हुआ है। ये ट्रामा सेंटर में एडमिट हुआ है। यहाँ जो है बिहटा के जो पदाधिकारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी है, वो यहाँ लाए हैं। ये आप देख लीजिए, ये लोग जो है अपराधियों को लाए हैं और यहाँ पर जो है एडमिट कराया है। फिलहाल जो है दोनों पैर में इन लोगों को गोली लगी है और घायल अवस्था में जो है एम्स में एडमिट कराया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार, कारतूस और कई संदिग्ध सामान भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधी विदेशिया वही शख्स है जिस पर विपिन सिंह हत्याकांड में गोली मारने का आरोप है और जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी। मौके से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों में अवधेश और विदेशिया पप्पू और दीपक शामिल है। मामले से जुड़े अन्य अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। अपराधी हैं अवधेश शाह उर्फ विदेशिया और इनके ऊपर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। हाल फिलहाल में ये एक घटना में भी वांटेड चल रहा था, इसी में एक टीम लगी हुई थी। जानकारी हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी कि ये अपनी टीम के साथ एक बड़ी घटना करने जा रहा है। फिर दोनों के द्वारा अवधेश शाह उर्फ विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको विरोध किया गया, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, सरेंडर किया है और इन तीनों को अभी वहां पे इलाज करा के फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पटना में एनकाउंटर को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे तभी असर दिख रहा था। सीएम बनने के बाद पुलिस को खुली छूट दी है। गिरिराज सिंह ने बिहार में एनकाउंटर को जरूरी बताया। ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखा और ये खुली छूट देना ही आज उसका परिणाम है कि आज जो भी अपराधी सर उठाने का काम करते हैं उनका सर कहीं ऊपर चला जाता है। सम्राट चौधरी के सत्ता संभालते ही बिहार पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। सम्राट के सीएम रहते अभी तक 5 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है। इस एक्शन से साफ संदेश है, अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। बेटा से संवाददाता अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया जिसमें मुख्यमंत्री के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने को लेकर एक बड़ा फैसला डीजल और पेट्रोल बचाने को लेकर जारी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब वाहनों के कम से कम इस्तेमाल पर जोर दिया जाता हुआ, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसे लेकर ये अब आदेश जो है एक तरीके से जारी किया है। मंत्री और अधिकारियों को अतिरिक्त वाहन नहीं लाने की अपील की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सादगी अपनाइए, इसके निर्देश दिए गए हैं। जनता से मेट्रो, बस और ऑटो के इस्तेमाल की अपील की गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को अपनाने की सलाह दी गई है। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने का भी आग्रह किया गया है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, और आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर इसे माना जाए सीधे तौर पर? निश्चित तौर पर आपसे कुछ देर पहले 9:30 बजे के आसपास एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे थे और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहुंचे थे, जो बेहद महत्वपूर्ण था। उसी समय ये अंदेशा हो गया था कि बिहार सरकार भी कुछ बड़ा फैसला करने वाली है, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने आपसे कुछ देर पहले इस पर पोस्ट करके ये जानकारी दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस पूरी घोषणा में देखें तो सबसे पहले उन्होंने खुद पर लागू किया, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या कम अथवा न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि मुख्यमंत्री ने खुद पहल करते हुए सबसे पहले अपने पर कमी किया, और उसके बाद उन्होंने जो महत्वपूर्ण फैसला किया उसके बाद अपने मंत्री हो या फिर निगम बोर्ड के जो अध्यक्ष हो या फिर पदाधिकारी हो, उनके लिए कहा कि जो भी अगर आप सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कम से कम वाहनों का प्रयोग करें। और साथ ही जनता से भी आग्रह किया है कि चूंकि ये क्राइसिस का मौका है तो मेट्रो, बस, ऑटो या फिर अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देने की बात उन्होंने कही, और लोगों से आग्रह भी किया कि उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा राज्य सरकार के जो सभी विभाग हैं उनके कॉन्फ्रेंस हो या फिर सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के बात कही, निर्देश दिया है। तो जाहिर तौर पे अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्यादा काम होता है तो पेट्रोल की ही बचत होगी। इसके अलावा जो प्रदेश में जो भी सरकारी दफ्तर हैं जो संचालित हो रहे हैं उनमें कैंटीन में पाम ऑयल के कम से कम प्रयोग का निर्देश दिया गया है। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने भी किया था। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तथा निजी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। यानी कि एक बड़ा फैसला है जिसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और एक सादगी जिसका इस्तेमाल, जिन शब्दों का चयन किया गया है उससे एक सीधा मैसेज दिया गया कि भाई आप किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी जा रहे हो, सरकारी कार्यक्रम में जा रहे हो, तो वहां पर आप सादगी अपनाइए। बिल्कुल बिल्कुल जो है, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने खुद से जब पहल की और उसके बाद अपने अधिकारियों मंत्रियों के लिए निर्देश जारी किया, और उसके बाद जनता से भी अपील किया है कि आप इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सप्ताह में एक दिन लोगों से ये भी आग्रह किया कि नो व्हीकल डे मनाया जाए। जाहिर तौर पर जितना कम वाहन से चले तो उससे भी पेट्रोल की बचत होती है। जाहिर तौर पर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और जो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले देशवासियों से आह्वान किया था, और आज सम्राट चौधरी की सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया उससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद तमाम राज्य धीरे धीरे उस रास्ते की ओर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है और देश हित में ये फैसला जरूरी है, और इस अपील का असर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील का असर अब नजर आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो काफिला है वो गुजर रहा है, और ये देखिए ये छोटे से जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, इससे वो सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ पे निकले हैं। इससे पहले जो है वो उनकी बड़ी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो हुआ करती थी, और उसके साथ काफिला है। चूंकि मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री होने के कारण इनके सुरक्षा जो है जिस ढंग से दी गई है, जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो उनके साथ है, ये दिखाई पड़ रहा है जरूर। लेकिन आप डिप्टी सीएम की गाड़ी जरा देखिए कि सिर्फ अकेले विजय चौधरी की उनकी गाड़ी जो है वो अकेले जा रही है पीछे से, और मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो सबसे बड़ा है। चूंकि मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने के नाते उनका एक प्रोटोकॉल है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हुआ करते थे मुख्यमंत्री तो लगातार इलेक्ट्रिकल व्हीकल से चलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री की अपील के बाद जो है वो सम्राट चौधरी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कैबिनेट पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 पटना। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार ने गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। मंत्री भी इस दिशा में अब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भी ईंधन बचत को लेकर जागरूक हो रही है और प्रधानमंत्री के आह्वान का लाभ भविष्य में जनता को हासिल होगा। इसलिए हमें शुरू कर दिया हम लोगों ने है, गाड़ी की संख्या हम लोगों ने कम कर दिया है। हमारे माननीय मंत्री भी कम कर रहे हैं, बिहार की जनता भी सहयोग कर रही है जाकर। आने वाले समय में तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, आह्वान का हम हैं और निश्चित तौर पर उसका एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, उसका लाभ भी मिलेगा लोगों को और देश के हित में। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की पेट्रोल बचाने की अपील और काफिले में गाड़ियों की संख्या को कम करने के फैसले को अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग इस तरह की पहल करें तो इसका फायदा होगा, बड़ा फायदा होगा। साथ ही उन्होंने भी ईवी वाहन के इस्तेमाल को शुरू करने की बात कही। आज 150 करोड़ का देश हो गया। क्या मजाल है कि अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके अगर एक सप्ताह में एक दिन गाड़ी छोड़ देगा, ईवी चलाएगा, मंत्री संतरी काफिले को कम कर देंगे और ईंधन में जो चूल्हे में घर में लगता है, ईंधन में अगर इंडक्शन ले आएंगे, सोलर घर पे लगाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो हम आत्मनिर्भर होंगे और ये सबको मानना चाहिए। इसे पार्टी सरकार से ऊपर उठ के देखना चाहिए। तो बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली। सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए बढ़ाने का रहा। कर्मचारियों और पेंशन धारकों का डीए 2% बढ़ा दिया गया है, यानी अब डीए 58% से बढ़कर 60% हो चुका है, जो 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगा। इसके अलावा कई और अहम फैसलों को इस बैठक में मंजूरी दी गई। एजेंडा थे पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान में वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। खबर बाढ़ से, जहां सरकारी स्कूल के शिक्षक का क्लासरूम में सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को बताया जा रहा है कि बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय नया टोला स्कूल का है, जहां कुछ बच्चे स्कूल के बाहर खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ कुछ बच्चे क्लासरूम में भी बैठे हुए हैं। वहीं स्कूल के प्रधान शिक्षक आराम से सोते हुए दिखाई देते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि स्कूल के बाकी शिक्षक जनगणना में लगे हुए हैं, स्कूल में सिर्फ प्रधान शिक्षक ही मौजूद रहते हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।